नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सीरीज में। और आज का मेरा टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों बनाई जाती है, कैसे पर्पज होते हैं, क्या टारगेट होते हैं और इसका रिव्यू हम लोग कब करते हैं और पॉलिसी को कैसे कम्युनिकेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो आज इन सभी बातों पर मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉलिसी होती क्या है। तो बताना चाहूँगा, पॉलिसी एक क्लियर स्टेटमेंट है जिसमें जो टॉप मैनेजमेंट है वो कमिटमेंट करता है कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी के जितने भी सुरक्षा के जितने भी नियम हैं और सेफ वर्किंग मेथड है वो ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर उसको इस्टेब्लिश करेंगे और उसी के अनुरूप ही कार्य होगा। तो मैं जल्दी से बताना चाहूँगा कि जैसे कि पर्पज़ की अगर हम बात करें, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों इम्प्लीमेंट होती है, इसका पहला पर्पज है तो सेट आउट द मैनेजमेंट कमिटमेंट टुवर्ड्स द हेल्थ एंड सेफ्टी। इसे बताना चाहूँगा कि जो प्राइम कमिटमेंट है टॉप मैनेजमेंट का, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉई हैं सबको एक सुरक्षा गार्ड प्रोवाइड कराना है और सबको जो बेहतर और सुरक्षित ढंग से काम करवाना है। तो उसमें मैनेजमेंट का ये कमिटमेंट रहता है कि वो अपने जितने भी एम्प्लॉई हैं सबको सेफ्टी प्रोवाइड करें। तो जिसमें वो कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मानक की अगर बात करें तो OSAS है और ILO है। इनके कुछ मानक हैं सुरक्षा के, तो उन मानकों को ध्यान में रखते हुए वो सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं। और दूसरे अगर मैं बात करूँ तो दूसरा पर्पज इसका अरेंजमेंट फॉर द कंट्रोलिंग एक्सीडेंट। तो इसमें जब सेफ्टी पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाती है और उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके अगर माध्यम से अगर हम काम करते हैं तो ये हेल्प करती है हमारी जो एक्सीडेंट को कंट्रोल करने में। तीसरे पर्पज की अगर मैं बात करूँ, फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट। तो जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होती है पॉलिसी को डेवलप करने के अपने ऑर्गेनाइजेशन में, या अगर किसी भी फैक्ट्री में अगर 10 से ज़्यादा काम कर रहे हैं या 10 से ज़्यादा और 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें जो ऑक्यूपायर है उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो अपने जो एम्प्लॉई हैं उनको एक सेफ्टी गार्ड प्रोवाइड करें या सेफ्टी पॉलिसी बनाएं और सेफ्टी के माध्यम से ही काम हो। और इसके बाद अगर मैं इसके क्रिएट एंड इंटरनल लॉ, जो इसका चौथा पर्पज है, तो पॉलिसी के अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और अगर पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उन रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कार्य करना पड़ता है। तो ये आंतरिक कानून के तौर पर काम करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये बात हुई पर्पज की। अगर हम इसके की एलिमेंट्स हैं इसके, अगर उनकी बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले जो ये पॉलिसी 3 भागों में डिवाइड होती है। तो जो पहला पार्ट होता है पॉलिसी का वो होता है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट या स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें 3 चीज़ों पर फोकस किया जाता है। सबसे पहली बात टॉप मैनेजमेंट होता है, वो कमिटेड है सुरक्षा के प्रति। दूसरा, इस पॉलिसी को हर एक लेवल पर कम्युनिकेट करना होता है और इसमें जो है जो मतलब कि कंटिन्यूस वे में या लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट करने की बात की जाती है। और दूसरे अगर मैं इसके पार्ट की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन है। ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन में जो बात होती है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की होती है, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। तो जैसे कि आपको बताना चाहूँगा कि मान लिया ये टॉप मैनेजमेंट का जो काम होता है, टॉप मैनेजमेंट पॉलिसी को सेट करते हैं। उसके नीचे अगर लाइन मैनेजर की बात करते हैं तो पॉलिसी को अपने डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट करते हैं। और उनके नीचे अगर हम सुपरवाइजर की बात करते हैं तो जितने भी कंप्लायंसेस होते हैं वो सेफ्टी पॉलिसी के साथ उसको वो चेक करते हैं। और इनके बाद अगर हम सेफ्टी एडवाइजर की अगर बात करते हैं तो वो अपनी एडवाइस देते हैं एक्सीडेंट पे और सेफ्टी कंप्लायंस जो होते हैं उनको अपनी एडवाइस देते हैं। उसके नीचे अगर एम्प्लॉय आते हैं तो एम्प्लॉय की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो खुद की सुरक्षा प्लस दूसरों की सुरक्षा करना है। और उसके बाद हम जो फर्स्ट एडर होते हैं, जो प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी होता है, तो उनको जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो जो प्राथमिक चिकित्सा होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो देना होता है। तो ये बात है आपके ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन की। इसके बाद जो थर्ड पार्ट में जो पॉलिसी बटी होती है वो है अरेंजमेंट सेक्शन। अरेंजमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे अरेंजमेंट किए जाते हैं जिससे जो हेल्थ एंड सेफ्टी जो
उसका जो कल्चर है वो उसको ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा बना सके। तो सबसे पहले की बात करो रिस्क असेसमेंट। पर प्लेस पर अगर कोई भी एक्टिविटी अगर होती तो उससे पहले रिस्क असेसमेंट होता है कि वहाँ पर कोई हजारत तो नहीं है या वहाँ पर कोई खतरे वाली चीज़ तो नहीं है जहाँ पर जिससे कि चोट लगने का खतरा या फिजिकल या कोई मेंटल इंजरी हो या फिर कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज को बढ़ावा दे। तो रिस्क असेसमेंट के थ्रू हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। दूसरा जो अरेंजमेंट है वो कि हेल्थ एंड सेफ्टी को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से ऑर्गेनाइजेशन पर चलाया जाए, तो वो ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग के माध्यम से हम जो वर्कर हैं, जो अनस्किल्ड हैं, जो सेमी स्किल्ड हैं या फिर जो स्किल्ड वर्कर भी हैं, तो उनका डेवलपमेंट करने के लिए हम हेल्थ एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करते हैं जिससे उनकी स्किल को और बढ़ाया जा सके और वो अधिक सेफ्टी का मेथड यूज करके हर काम को बहुत अच्छे से कर सकें। तीसरा अरेंजमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो इमरजेंसी प्रोसीजर है कि बाई चांस अगर कभी भी कोई दिक्कत आती है तो उस इमरजेंसी से कैसे निपटना है, और जिसमें आपका मॉक ड्रिल आ जाता है। तो कभी कभी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मॉक ड्रिल भी कंडक्ट की जाती है इमरजेंसी से निपटने के लिए, इमरजेंसी कंडीशन से निपटने के लिए। मॉनिटरिंग सिस्टम, इसमें बहुत सारी ऑडिट आती है, बहुत सारी चेकिंग आती है, तो जिसमें थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग होती है, इंटरनल मॉनिटरिंग होती है, और या फिर क्लाइंट की जो ऑडिट होती है वो सब इस चीज़ में शामिल होती है। इन्वेस्टिगेशन है, तो बाई चांस अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी भी हजार का इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाती है जिससे कि ये ध्यान में रखा जाता है कि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ ना हो। तो पुलिस इस चीज़ को भी इंटरेक्ट करती है। इसके बाद एक आखिरी है डेवलपिंग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। इसका आपको बताना चाहूँगा कि जो भी एक्टिविटी होती है तो उस एक्टिविटी का क्या सेफ वर्किंग मेथड है वो कम्युनिकेट किया जाता है और उसको ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप किया जाता है कि वो पर्टिकुलर एक्टिविटी हमको इस सेफ्टी के मेथड से करनी है। और आखिर में बात कर लेते हैं फर्स्ट एड की। तो जो भी मैं पहले बता दूँगा, जो प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी होता है अगर बाई चांस कोई माइनर इंजरी अगर हो जाती है किसी वर्कर को तो वो अपनी प्राथमिक चिकित्सा उसको प्रोवाइड कराते हैं। अब बात कर लेता हूँ सेफ्टी पॉलिसी के टारगेट की। तो सबसे पहला जो टारगेट है वो जीरो एक्सीडेंट है। तो पॉलिसी का और मैनेजमेंट का और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं उन सबका यही एम रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जीरो एक्सीडेंट और जीरो फैटलिटी, जीरो इंसिडेंट, यानी कि कोई भी दुर्घटना, कोई भी घटना या फिर कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे जो एम्प्लॉई है वो अफेक्ट हो। तो सबसे पहला टारगेट ये होता है। दूसरा टारगेट होता है कि रिड्यूस द सिकनेस ऑप्शंस। तो पॉलिसी बार बार ये चीज़ इंडिकेट करती है कि जितने भी एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वो मेंटली और फिजिकली फिट रहें और जिससे वो काम करते समय अपसेट ना हो या कोई सिकनेस अपसेट ना हो, तो वो इसको कम करने के भी बढ़ावा देती है। तीसरे की अगर मैं बात करता हूँ इम्प्रूव ऑडिट स्कोर, तो डेफिनेटली जब ये सारी चीज़ें अच्छी और सुचारू रूप से चलेंगी तो अगर कोई भी ऑडिट होगी और कोई भी हजार्ड नहीं पाया जाएगा या कोई ऐसी कंडीशन नहीं पाई जाएगी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये गड़बड़ी है, तो डेफिनेटली जो ऑडिट का जो स्कोर होता है वो भी इम्प्रूव करेगा। इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जैसे कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी की जितने भी प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि जो भी काम करना है और वो सेफ्टी मेथड यूज करके कैसे काम करना है, तो उनकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको बढ़ावा देना भी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का टारगेट है। रिड्यूस द कंपनसेशन क्लेम, रिडक्शन इन कंपनसेशन क्लेम्स। तो इसमें बात करूँगा कि अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करते या फिर वो सुचारू रूप से काम नहीं करती है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए, तो उसमें जो एम्प्लॉय है वो अपना कंपनसेशन क्लेम के लिए भी कंपनसेशन क्लेम भी मांगेंगे। तो ऐसी कंडीशन में इस पॉलिसी को अच्छे तरीके से इसको सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट करके इसको कम करना भी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का टारगेट होता है। और अब मैं बात करता हूँ कि पॉलिसी कब कब रिव्यू की जाती है, यानी कि कब कब उसमें रिवीजन किया जाता है। तो सबसे पहले बात करता हूँ इंक्रीज इन एक्सीडेंट। हमने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं लेकिन फिर भी एक्सीडेंट में बढ़ोतरी हो रही है या फिर एक्सीडेंट तब भी बढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो तब हम पॉलिसी को रिव्यू करते हैं कि पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है या पॉलिसी में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, तब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है जब हम रिव्यू करते हैं वो चेंजिंग प्रोसेस। अगर कोई हमारे काम करने का जो तरीका है, जो काम करने की प्रक्रिया है, अगर उसमें कोई बदलाव आता है तो तब हम पॉलिसी का रिव्यू करते हैं। चेंज इन प्रीमाइसेस, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रीमाइसेस है वो अगर चेंज हो जाता है तो या फिर जो भी लोकेशन अगर वो चेंज हो जाती है
तो हम उस आधार पर भी अपनी पॉलिसी का रिव्यू करते हैं, क्योंकि जो लोकेशन क्लाइमेट पर निर्भर करती है तो उसमें बहुत सारे सर्कमस्टेंस आ जाते हैं जिसमें पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ता है। चेंज इन लेजिस्लेशन, अगर कोई भी कानूनी रूप से अगर कोई चेंज आता है किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उस कंडीशन में हम अपनी पॉलिसी का रिव्यू करते हैं या फिर उसको चेंज करते हैं। चेंज इन वर्क पैटर्न, अब पॉलिसी का रिव्यू तब भी होता है कि अगर किसी कोई वर्क है या कोई भी क्रिया है, अगर हम इसमें कोई बदलाव आता है तो तब भी हम पॉलिसी का रिव्यू करते हैं। और आखिरी आपको बताना चाहूँगा प्रोफेशनल एडवाइस। प्रोफेशनल एडवाइस में आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर जनरल सेफ्टी एक्सपर्ट है या फिर कोई भी ऐसा प्रोफेशनल है जो अपनी एडवाइस देता है और वो बताता है कि अगर हम इसमें ये रिव्यू या इस रिव्यू के माध्यम से अगर ये चेंज कर लेते हैं तो ये चीज़ और भी बेहतर बनाई जा सकती है, तो उसका एडवाइस भी कंसिडर करके हम इसका रिव्यू करते हैं। अब बात करते हैं कि पॉलिसी को कम्युनिकेट कैसे किया जाता है और पॉलिसी कैसे किस माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेट की जाती है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा जो इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग या फिर आप इसको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी कह सकते हैं। तो ज्वाइनिंग के बाद जो सबसे पहले ट्रेनिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर खतरे की संभावना ज़्यादा होती है, जहाँ पर HSC पॉलिसी को हम लागू करते हैं तो वहाँ पर इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। तो इंडक्शन ट्रेनिंग में उसको बताया जाता है कि क्या यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है और टारगेट बेस्ड पॉलिसी कैसे काम करती है और क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव है। तो वो सारी चीज़ें उसको बताई जाती हैं। क्या यहाँ पे सुरक्षा के नियम हैं, तो उस समय पॉलिसी को जो है उससे कम्युनिकेट किया जाता है। और जो सबसे मोस्ट पॉपुलर मेथड है टूल बॉक्स टॉक। जब भी एम्प्लॉय अपना काम करते हैं तो उससे पहले उनको टूल बॉक्स टॉक दिया जाता है या उसको प्री ब्रीफिंग दिया जाता है काम के बारे में, काम कैसे करना है, और पॉलिसी के माध्यम से उसको बताया जाता है कि पर्टिकुलर काम करने का क्या सेफ्टी मेथड है वो यूज करना है, और साथ ही साथ पॉलिसी भी उसको कम्युनिकेट की जाती है। तीसरा जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है यूज ऑफ पोस्टर। जगह जगह पर पॉलिसी को लिख दिया जाता है या फिर पोस्टर के माध्यम से उसको बना दिया जाता है पॉलिसी को, और जो पॉलिसी कम्युनिकेट करना है बहुत सहायक होती है। और एक पोस्टर किस तरह से काम करते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं जो भी एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से हम इस पॉलिसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं। टीम ब्रीफिंग जो पर्टिकुलर कोई भी डिपार्टमेंट है उनका जो लीडर होता है तो वो अपने लीडर के तौर पर वो अपनी टीम को ब्रीफ कर सकता है कि पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीज़ें, पॉलिसी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, पॉलिसी के हिसाब से कैसे काम करना है। तो टीम ब्रीफिंग भी एक अच्छा मेथड है पॉलिसी को कम्युनिकेट करने का। आखिर में आपको बताना चाहूँगा कि जो पॉलिसी होती है, पॉलिसी को एक बड़ा जो अधिकारी होता है या टॉप मैनेजमेंट जो होता है तो उसका ही सिग्नेचर क्यों किया है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि टॉप मैनेजमेंट उसके नीचे सिग्नेचर इसलिए करता है क्योंकि वो एक अल्टीमेट अथॉरिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, कि वो ही उसको कमिटमेंट करती है कि हम अपनी इस पॉलिसी को लागू कर रहे हैं। यानी कि हम प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये है कि हम अपने हर एक कर्मचारी को सुरक्षा प्रदान करेंगे, सेफगार्ड प्रदान करेंगे, और जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं HSG 65 OSAS या ILO, हम उनके मानकों को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन कार्य है वो सुचारू रूप से ढंग से चल सके, बिना किसी एक्सीडेंट के वो चीज़ चल सके। टॉप मैनेजमेंट, और दूसरी अगर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर टॉप मैनेजमेंट इस चीज़ को ऑथराइज करते हैं तो नीचे की जो लाइन होती है वो उस चीज़ को खुद ब खुद मानने लगती है। और तीसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो प्राइम, जैसे कि इंडियन लॉ के हिसाब से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो फैक्ट्री होती है, और मान एक फैक्ट्री में जो इसका नियम है कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग या कोई प्रोडक्शन बिजली के थ्रू अगर आप कर रहे हैं और उसमें मिनिमम 10 लोग अगर काम कर रहे हैं, और बिना बिजली के आप काम कर रहे हैं और मिनिमम 20 लोग उसमें अगर काम कर रहे हैं, 20 लोग अगर उसमें काम कर रहे हैं, तो इसके जो ऑक्यूपायर है उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जितने भी कर्मचारी हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने की है। तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पे कोई भी अगर HSC पॉलिसी अगर ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे वो उनके ऑक्यूपायर की रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो HSC पॉलिसी का जो सेशन था वो ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको इससे काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपको इससे थोड़ी भी जानकारी मिले तो प्लीज़ आप जो सेफ्टी फर्स्ट मेरा यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कीजिए
और आप अपनी फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के दे सकते हो। तो मैं इसी के साथ ये सब चीज़ खत्म करना है, अपना जो टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।